Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये वीडियो देख रहा हूँ हमारा लेक्चर आज है हमारा डिमांड के चैप्टर का 5th लेक्चर। कल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ कि वो आप अच्छे से एक बार पढ़ के आए हो, रिवाइज करके, और आपको अच्छे से वो टॉपिक समझ में आ गया ना। अभी हमारा चैप्टर ये अराउंड आधा खत्म हो गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई, उसका जो डिमांड पार्ट है वो हमारा तकरीबन हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। देखिए ना, मैं एक बार आना खाली हम आपको याद दिलाने के लिए हम लिख देता ना कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड है ना। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ा था ना कि भैया डिमांड क्या होता है, 3 चीजें होती है ना, विलिंगनेस टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज और एबिलिटी टू स्पेंड या विलिंगनेस टू स्पेंड है ना। 3 चीजें होती है, क्या था, डिमांड था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि मतलब क्या क्या चीजें डिमांड को असर डालती है ना, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे डिमांड पर असर हो सकता है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ डिमांड, फंक्शन ऑफ डिमांड या इसको क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन है ना। इसमें बोला था क्या कि डिमांड किस किस चीज पे डिपेंड रहता है ना, कि मतलब बोला था कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई, है ना। याद आया कुछ थोड़ा थोड़ा? हाँ, ये क्या पढ़ा था, डिमांड फंक्शन। उसके बाद हमने चौथा पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। पर इसके लिए क्या हमने क्या मान के रखना है, बीइंग सेट्रस पेरिबस, मतलब बाकी सब चीजें क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, बीइंग सेट्रस पेरिबस, इफ प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, या बिल्कुल उसका उल्टा। ये तो क्या था भैया, लॉ ऑफ डिमांड। हमने 5वां पढ़ा था रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है तो भैया क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। उसके बाद हमने छठा पढ़ा था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां पे अप्लाई नहीं होता ना। ये 6 टॉपिक उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, है ना। अभी देखो ये पहले 4 टॉपिक है ना, वो तो बहुत ही आसान है। डिमांड क्या है वो आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया, आपको याद भी रह गया होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है वो भी अच्छे से पढ़ा था हमने। फंक्शन पढ़ा था, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मोर और लेस क्या होता है, सेम जैसा ही होता है। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड भी क्या था, बिल्कुल आसान था, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, है ना, या उसका बिल्कुल ऑपोजिट। फिर क्या था, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कल पढ़ा था, और क्या एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कल पढ़ा था। उसको एक बार धीरे से फास्ट देख लेते हैं ना। एक्सेप्शन ऑफ, सबसे पहले क्या पढ़ा था, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पहला रीजन क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस घटता है तो डिमांड क्या है, बढ़ता है ना। प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा यूनिट के साथ सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो आप प्राइस भी कम ही पे करना चाहोगे, है ना। इसीलिए क्या होगा कि प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगा, है ना। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि विथ एवरी यूनिट कंज्यूम्ड, है ना, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे आप एक चीज का, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से आपका एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जब जाहिर सी बात आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा तो आप प्राइस भी कम ही पे करोगे, है ना। अगर सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हुआ और प्राइस सेम रहा तो डिमांड होगा, नहीं होगा ना। तो डिमांड कब होगा, जब सेटिस्फेक्शन के साथ प्राइस भी डिक्रीज होगा तब। और लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि भैया प्राइस डिक्रीज होगा तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज, तो क्या डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। ये तो क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। और मैं बताया था कि भैया देखो ये लॉ समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भैया मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी वगैरह क्या होता है, तो उसके साथ तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने दूसरा रीजन क्या देखा था कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड के पीछे रेशनल क्या है, कि रीजन क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा होता है। उसके लिए हमने दूसरा क्या पढ़ा था, प्राइस इफेक्ट पढ़ा था। प्राइस इफेक्ट में हमने 2 इफेक्ट पढ़े थे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था हमने इनकम इफेक्ट।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने क्या लिया था, कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल लिया था। उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो वो उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अगर उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में वो सस्ता हो जाएगा तो उसके सब्स्टिट्यूट वाले कस्टमर भी किस में शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें हमने लिखा था क्या कि कोक का प्राइस 50 है, पेप्सी का प्राइस 50 है ना। पेप्सी का प्राइस 50 से कितना हो गया, 40 हो गया। कोक का प्राइस कितना है, सेम टू सेम है, पर पेप्सी का 50 से क्या हो गया, 40 हो गया। तो जो कुछ कस्टमर कोक खरीदते थे वो क्या, अब इनको पेप्सी सस्ता मिल रहा है तो वो कोक वाले क्या खरीदेंगे, पेप्सी खरीदेंगे। तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसको आप अंग्रेजी में थोड़ा बोलोगे तो क्या होगा कि इफ प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस इट बिकम्स चीपर इन कंपैरिजन टू अनदर सब्स्टिट्यूट, देयरफॉर इट्स कस्टमर विल शिफ्ट टू अनदर सब्स्टिट्यूट, है ना। मतलब क्या, एक का प्राइस कम हो गया तो दूसरे के मुकाबले में सस्ता हो जाएगा, तो वो सस्ता हो जाएगा तो क्या, महंगे वाले के कस्टमर सस्ते वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था भैया, इनकम इफेक्ट, है ना। इनकम इफेक्ट में क्या मैंने एग्जांपल दिया था, क्या दिया था एग्जांपल हमने, एक इनकम इफेक्ट में किसका एग्जांपल लिया था, सिगरेट का लिया था। हाँ, मैंने बोला था ना कि भैया सिगरेट का प्राइस कितना था, पहले 10 रुपए का था, सर का इनकम कितना था, 100 रुपए का था, तो सर का परचेसिंग पावर कितना था, 10 सिगरेट के बराबर था, है ना। 100 डिवाइड बाई 10, सर का इनकम 100 रुपीज, सिगरेट का प्राइस 10 रुपीज, तो परचेसिंग पावर कितना था, 10 सिगरेट का था, सर 10 सिगरेट खरीद लेते थे। पर अभी क्या हो गया, सिगरेट का प्राइस क्या हो गया, 10 रुपए से कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, है ना। पर सर का इनकम तो कितना है, 100 का 100 है, तो अभी सर कितना सिगरेट खरीद पाएंगे, 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 20 सिगरेट्स खरीद पाएंगे। तो क्या होगा, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज देन कस्टमर्स परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, है ना। प्राइस कम हो गया 10 से 5 तो मेरा परचेजिंग पावर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब जाहिर सी बात है मेरा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कि भैया अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर, उसमें हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, हुक्के का एग्जांपल लिया था। हुक्का कितने रुपए का आता है, 110 रुपीज का आता है ना, रुपीज 110 का आता है। इनकम सर का कितना था, 100 रुपीज था, तो सर हुक्का अफोर्ड कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, सर ने कभी हुक्का नहीं पिया था। अभी हुक्के का प्राइस क्या हो गया, 100 से 110 से कितना हो गया, रुपीज 100 हो गया। सर का इनकम भी कितना है, 100 है ना, तो अभी क्या सर खरीद पाएंगे हुक्का, हाँ भाई अभी इनकम भी इतना है, प्राइस भी इतना है, तो खरीद पाएंगे। तो क्या होगा, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज न्यू कस्टमर्स या न्यू पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड इट, है ना। तो मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो जो कुछ लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी अभी अफोर्ड कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर नए लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था कि डिफरेंट यूजेस। अब उसमें एग्जांपल किसका लिया था हमने, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था। देखो ना, आप क्या करना पता है, आप है ना जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना उसके बाजू में ना आप खाली एग्जांपल लिख लोगे ना तो वो क्या आपको मतलब दिमाग जब रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना टेक्स्ट पढ़ के, तो आप खाली एग्जांपल देख के समझ जाओगे, है ना। देखो सबसे पहला क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें हमने किसका एग्जांपल दिया था, वाटर का एग्जांपल दिया था ना, कि आप बहुत प्यासे थे, आपने 4 ग्लास पानी पिया तो आपका यूटिलिटी क्या होने लगा, कम होने लगा। फिर प्राइस इफेक्ट, तो सब्स्टिट्यूट में किसका एग्जांपल लिया था हमने, कोक एंड पेप्सी। तो आप लिखने देना कोक एंड पेप्सी साइड में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकम, तो इनकम में क्या लिखना आप, सिगरेट, है ना, सिगरेट क्या लिखना, ₹10, फिर लिखना ₹5 और इनकम लिखना 100, है ना। तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको क्या खाली एग्जांपल देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर में क्या लिखना आप, हुक्का लिख देना ना, हुक्का क्या है, ₹110, इनकम ₹100, है ना। तो खाली आपको ये समझ के ही आ जाएगा ना। अभी ना ये बुक है ना आप छुपा के रखना, किसी को दिखाना मत, वरना कोई बोलेगा क्या तुम्हारे सर क्या सिखाते, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, ये सब सिखाते क्या। फिर ना घर वाले करेंगे भैया CA नहीं करना है, वहाँ पे तो बहुत अजीब से फैकल्टी होता है ना। तो देखो ये ना अपना पर्सनल है, बस खाली क्लास वालों को पता होना चाहिए भैया कि ये क्या सिस्टम है पूरा। और आप बिल्कुल पीना नहीं है, अगर आपके पास 100 रुपये, आप बोलोगे सर ने बोला था 100 रुपये है तो हुक्के खरीदना है ना, तो ऐसा कुछ करना नहीं है। हुक्का पीना नहीं, तो क्या है, एग्जाम्पल है ताकि आपको आसानी से याद रहेगा। फिर क्या, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी का भाव ज्यादा था तो आप क्या उसको खाली इंपॉर्टेंट यूज के लिए यूज कर रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को पहले किसके लिए यूज कर रहे थे, खाली आप लाइट के लिए ही यूज कर रहा था ना। ये एग्जांपल बिल्कुल हाईलाइट करके रखना, बोलना कि सर ने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ जाए तो किसी चीज के लिए यूज करो ना करो, पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज जरूर करना। तो डिफरेंट यूजेस में क्या होता है, अगर किसी चीज का डिफरेंट यूजेस है और अगर उसका प्राइस ज्यादा है तो सबसे पहले हम उसको किसके लिए यूज करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है उसी के लिए यूज करेंगे। और अगर प्राइस कम होता जाएगा तो लेस इंपॉर्टेंट यूज में भी उसको यूज करेंगे, है ना। तो क्या था, डिफरेंट यूजेस में क्या लिख सकते हो आप कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट विल बी यूज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस
ऑल्सो देयरफॉर डिमांड विल इंक्रीज। ये तो क्या था भैया, लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, वो हमने पढ़ लिया। उसके 4 रीजन थे, वो खत्म हो गए। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, है ना। अभी आपको कोई बोलता है ना कि भैया क्या होता है, तो आप उसको बिना देखे एग्जाम्पल के साथ समझाने चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था कि सबसे पहला क्या था, कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब क्या है कि मतलब है ना, वो शो ऑफ के लिए होता है ना कि भाई 1 करोड़ की गाड़ी मेरे फ्रेंड के पास है तो मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है, कॉन्स्पिशियस गुड्स। इसमें तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है पर डिमांड क्या हो रहा है इसके साथ, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे उससे महंगी गाड़ी खरीदनी है, शो ऑफ करना है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। दूसरा क्या था, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, ब्रेड का और सालन का एग्जाम्पल लिया था कि भाई 50 रुपए का ब्रेड लेता था, 50 का सब्जी लेता था ना। अभी ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ब्रेड तो क्या है, जीने के लिए जरूरी है, तो इसलिए मैं क्या ब्रेड तो कंज्यूम करूंगा, या ना। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज नहीं हो रहा है। तीसरा क्या था, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, है ना। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज क्या, वो मेरे लिए चीज जरूरी नहीं है, पर क्या है, मेरे सोसाइटी में सारों के पास कार है, सर का काम एक्टिवा से चल रहा है ना, तो एक्टिवा से सर का काम चल रहा है, पर सबके पास कार है ना। तो उसकी बीवी, सर की बीवी क्या बोल रही है कि भैया आप भी कार खरीद लो ना, क्योंकि हमारे मोहल्ले में सबके पास कार है, आप भी कार खरीद लो। तो क्या होगा, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। फिर क्या है, मुझे प्राइस को देखना नहीं है, मुझे क्या करना है, जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है उसी को देखना है, क्या कि भैया कार खरीदना है तो खरीदना पड़ेगा। फिर चौथा क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, है ना। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या था, जनरली क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, डिमांड कम होना चाहिए, पर अभी प्राइस किसी चीज का बढ़ गया, अभी मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका प्राइस आगे जाके और बढ़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, अभी के अभी डिमांड बढ़ा दूंगा। इसमें एग्जांपल किया था, सैनिटाइजर का एग्जांपल लिया था। 10 रुपए का सैनिटाइजर लॉकडाउन शुरू हुआ तब 100 रुपए में बिक रहा था, पर मुझे लग रहा है अभी तो 100 में बिक रहा है, 1 हफ्ते बाद 200 में बिकेगा ना। तो क्या मैं अभी से उसको स्टोर करने के लिए खरीद रहा हूँ ना। तो जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर इसमें प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर 6 नंबर क्या था कि डिमांड फॉर नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मतलब क्या, खाने के लिए जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना। ये 3 चीजें क्या होती है, नेसेसिटी होती है ना। अब प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, खाना तो खाना है ना। तो इससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका एक और एग्जांपल लिया था हमने, क्या कि दवाई, है ना, सर को जिंदा रहने के लिए एक दवाई चाहिए, वो 100 रुपए की थी तब भी सर खरीदते थे, अगर वो दवाई 500 की होगी तब भी सर खरीदेंगे, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर जो नेसेसरी है वो तो क्या है, इंसान को चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर चाहिए ही चाहिए तो क्या होगा, डिमांड पे कम नहीं होगा। फिर लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स में हमने किसका एग्जांपल लिया था, रिलायंस के शेयर का एग्जांपल लिया था। हर हफ्ते क्या है, रिलायंस का शेयर 1000 से 1100 हो गया, उसके बाद 1200 हो गया, 1300 हो गया, अभी मुझे क्या लग रहा है हर हफ्ते 100 बढ़ता जाएगा ना। तो इसका प्राइस बढ़ रहा है तब भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है आगे जाके इसका प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये था आपका रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, और फिर क्या था, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां पे अप्लाई नहीं होता है। अभी आपका क्या है कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। ये ना, इसको ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अभी हम दूसरा लिखेंगे ना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो अभी हमें क्या पढ़ना है बताएं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो जनरली ना, आप अगर खाली आपको लिटरल मीनिंग देखोगे ना तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एक्सपांशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज अगर ऐसे छोटी है, इलास्टिक होता है ना, छोटा होता है, उसको अगर आप ऐसे खींचते हो तो मतलब बढ़ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना ना। तो देखो एक्सपांशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना ना। किसी भी चीज को आप खींच रहे हो या बढ़ा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन, है ना। जैसे किसी का एक ब्रांच है वो दूसरा ब्रांच खोला तो क्या बोल रहा है, इसने क्या किया, एक्सपांशन किया ना। अब एक्सपांशन का क्या होता है, बिल्कुल ही ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कम करना। अगर कोई बड़ा ही चीज है उसको क्या कर दिया, ऐसे कम कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इलास्टिक है उसको बढ़ा दिया तो एक्सपांशन, कम कर दिया तो कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो जाहिर सी बात है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ जाना या घट जाना ना। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिमांड का कम हो जाना, है ना। अभी ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, एक बार हमें ना पूरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं ना, इतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी क्या आप एक बार रीडिंग करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा ना। देखो एक बार रीड कर लेते हैं।
द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड ऑल शो दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, है ना। ये डिमांड शेड्यूल में डिमांड कर्व वगैरह हमने जो बनाया था और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, कि भैया प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। चलो ये तो हमें पता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, पर उसके लिए हमने क्या एज्यूम किया था कि अदर थिंग्स क्या रहना चाहिए, बिल्कुल ही सेम टू सेम रहना चाहिए। फिर क्या लिखा, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इन इकोनॉमिक्स वी से दैट एक्सपांशन ऑफ डिमांड, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो अगर सब चीजें सेम रहेगी और डिमांड बढ़ रहा है, पर किसकी वजह से, खाली प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तभी एक्सपांशन होगा। अगर कोई अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको एक्सपांशन नहीं कहेंगे, है ना। जनरली देखो एक्सपांशन मतलब आपको क्या दिखता है कि भैया डिमांड बढ़ना चाहिए। अभी आप सोचोगे किसी भी रीजन की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको एक्सपांशन कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैच है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड कब कहेंगे, डिमांड बढ़ रहा है पर किसकी वजह से, खाली प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है तब भी एक्सपांशन होगा। अगर कंज्यूमर के इनकम की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड नहीं कहेंगे। भले डिमांड एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, पर उसको एक्सपांशन नहीं कहेंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सपांशन मतलब क्या है, इंक्रीज ऑफ डिमांड ओनली ड्यू टू प्राइस, है ना। खाली प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आना चाहिए तभी एक्सपांशन होगा। अगर कोई और रीजन की वजह से प्राइस और प्राइस के अलावा कोई भी और रीजन की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको हम एक्सपांशन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे वो इसके बाद पढ़ेंगे। पर जनरली अभी क्या होता है, एक्सपांशन क्या होता है कि सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था ना कि सारी चीजों को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है और प्राइस को गिराना है और डिमांड को बढ़ाना है। अगर प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ा तब भी एक्सपांशन होगा, और अगर प्राइस सेम का सेम रहा और डिमांड कोई और रीजन की वजह से बढ़ गया तो उसको एक्सपांशन नहीं कहेंगे, है ना। एक्सपांशन कब होगा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा तो एक्सपांशन, है ना। अगर प्राइस सेम का सेम है और डिमांड बढ़ गया तो उसको एक्सपांशन नहीं कहेंगे। ये आप बिल्कुल है ना याद रखना, ये आपको केस स्टडी के फॉर्म में एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं। यही सबसे बड़ा कैच है इस टॉपिक का, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एक्सपांशन क्या होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इट्स प्राइस अदर थिंग्स शुड बी कांस्टेंट, है ना। अदर थिंग्स क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर अदर थिंग्स में चेंज आ रहा है और डिमांड बढ़ रहा है तो उसको एक्सपांशन नहीं कहेंगे। क्या, अदर थिंग्स सेम, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, तो क्या होता है, एक्सपांशन होता है ना। देखो यहाँ पे पढ़ा ना, इसमें क्या लिखा, वापस एक बार फिर से पढ़ता है ना। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, जब प्राइस फॉल होता है तो जाहिर सी बात है क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीजों को क्या रखना है, सेम रखना है। इसको है ना हम हाईलाइट कर लेते हैं, आप भी अपने बुक्स में हाईलाइट कर देना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और क्या होना चाहिए, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल होना चाहिए और उसी की वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होना चाहिए, है ना। अगर ये होगा तभी क्या होगा, एक्सपांशन होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इन इंक्रीज इन इकोनॉमिक्स वी से दैट देयर इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। हम कब कहेंगे एक्सपांशन है, जब प्राइस के गिरने की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है तो ही हम उसको एक्सपांशन कहेंगे, है ना। कोई और फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसको हम एक्सपांशन नहीं कहेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, एंड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, और इसका क्या लिखा है, बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। इसने क्या लिखा है, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, अगर कभी क्या होता है, प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी डिमांड तो डिक्रीज हो रहा है, पर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, तब हम बोलेंगे क्या, व्हेन देन वी से दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें क्या लिखा हुआ है, तब हम कहेंगे कि क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया है। समझ आ गया ना। देखो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन एक बार फिर से वापस क्या, इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, एक बार ना इसको पूरा पुराना वाला ने इसको पूरा रब कर देते हैं, वापस आपको एक बार अंडरलाइन करवा देना। अभी आपके पास अगर बुक रखा हुआ आपके सामने तो आप साथ में हाईलाइट करते जाना मेरे साथ में, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, इसने क्या लिखा हुआ, जब भी क्या होता है, प्राइस क्या होता है, ये प्राइस है, ये क्या है, डिमांड है। जब भी क्या होता है, प्राइस फॉल होता है, इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। इसमें क्या हुआ, ऐसा था, दोनों प्राइस डिमांड सेम हो रहे थे, प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज, है ना। क्या कहा, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि अदर थिंग्स क्या रहना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, जब क्या होता है, प्राइस में डिक्रीज की वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा
तो हम उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। इसको हम इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। यही वर्ड यूज करना है, इसका सिनोनिम आप इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या, ये टेक्निकलिटी है ना। एक्सपांशन किसके लिए यूज होगा, जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, खाली एक्सपांशन बोलेंगे। इनकम बढ़ने की वजह से या रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसको एक्सपांशन बोल सकते हैं, कतई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो क्या हो जाएगा, जुर्म हो जाएगा। क्यों जुर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सपांशन तभी कहेंगे जब प्राइस की वजह से हो रहा है। प्राइस की वजह से कोई भी और रीजन है तो उसको कुछ और कह देंगे, पर एक्सपांशन तो नहीं कहेंगे। फिर क्या लिखा, बिल्कुल ऑपोजिट, एंड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। और कभी कभी क्या होता है, प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्राइस अभी क्या था, प्राइस और डिमांड ऐसा था, प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। अभी प्राइस और डिमांड ऐसा है, प्राइस सेम का सेम रहा और डिमांड डिक्रीज हुआ कोई भी अलग फैक्टर की वजह से, तो क्या उसको कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकता ना। क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्राइस बढ़ना चाहिए, डिमांड कम होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर प्राइस सेम का सेम रहा और डिमांड कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन कतई नहीं होगा। फिर क्या लिखा, देन वी से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। तो एक बार है ना हम अपने आप से ना छोटा सा फॉर्मूला में ना इसको डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना, अपने आप से बना देते हैं ना। वो आप अपने आप से बुक में लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक्सपांशन ऑफ डिमांड को मैं खाली डी लिख रहा हूँ, है ना। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ये क्यों होता है, प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। अदर फैक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होगा, सॉरी एक्सपांशन कब होगा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड किसको बोलेंगे, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर और एक रीजन क्या है, अदर फैक्टर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो उसको एक्सपांशन नहीं बोलेंगे। एक्सपांशन कब बोलेंगे, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, पर क्यों, क्योंकि प्राइस की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो ही एक्सपांशन बोलेंगे। अदर फैक्टर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, है ना। वैसे हम क्या देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। अब जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन से तो आपको पता चलता है डिमांड कम होना चाहिए, है ना। तो डिमांड क्यों कम होगा, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से। पर अदर फैक्टर है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, और डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो रहा है तो उसको लाल कलर में देखते हैं ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अदर फैक्टर क्या रह रहा है हमारा, सेम रह रहा है, और डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या था, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा कोई भी और केस हो तो उसको एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, है ना। अभी ना इसको ना हम एक टेबल और ग्राफ की वजह से, ग्राफ के एग्जांपल से समझ लेते हैं ना। समझ लेना, कोई भी चीज़ समझ लेना। इसमें क्या लिया हमारा, आपका ना इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेते हैं ना। इंस्टीट्यूट में किसका लिया हुआ है, एप्पल का एग्जांपल लिया हुआ है ना, तो हम भी क्या ले लेते हैं, एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेना। इसमें लिख लेते हैं प्राइस ऑफ, ये ना थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, अभी आपने बोला था कि भैया टेढ़ा नहीं लिखना है ना, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का, है ना। इसमें क्या लिख रहा है, प्राइस ऑफ एप्पल, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल, है ना। अभी ना समझ लो, प्राइस एप्पल का कितना था, 80 रुपीज़ पर केजी था। क्या लिखते हैं यहाँ पे, ₹80 पर केजी। अगर 80 रुपये पे एप्पल का प्राइस था तो समझ लो उसका डिमांड कितना था, 2 केजी का डिमांड था ना। प्राइस 80 रुपीज़ था, डिमांड कितना था, 2 केजी का था, है ना। अभी समझ लो प्राइस क्या हो गया, 80 रुपीज़ से क्या हो गया, प्राइस कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। अब 80 रुपीज़ से प्राइस कितना हो गया, समझ लो 100 रुपीज़ पर केजी प्राइस हो गया। अभी प्राइस बढ़ गया तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर अदर थिंग्स क्या रखना है, सेम रखना है, तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिमांड समझ लो कितना हो गया, 2 केजी से कितना हो गया, 1 केजी हो गया, है ना। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कितना हो गया, 2 केजी से 1 केजी होगा, तो डिमांड क्या हो गया, ये लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया प्राइस इंक्रीज, यहाँ पे लिख दिया क्या, डिमांड डिक्रीज, है ना। तो यही जो पहला ये जो एग्जाम्पल था हमारे, इसको क्या बोलेंगे हम,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, इस एग्जांपल को लेने से पहले एज्यूम किया वो अदर थिंग्स है, वो क्या रह रहा है हमारा, बिल्कुल सेम रह रहा है। प्राइस कितना था, 80 रुपीज पर केजी था, 80 रुपीज से प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। तो डिमांड पहले हम 2 केजी खरीद रहे थे 80 रुपए पे, अभी 100 रुपए हो गया, तो हम कितना खरीद रहे, खाली 1 केजी खरीद रहे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। अभी समझ लो प्राइस कितना था, 80 था, अभी प्राइस घट के कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया, ₹60 हो गया। मतलब प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। जब जाहिर सी बात है प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो डिमांड कितना हो गया, 3 केजी हो गया, है ना। तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो दूसरा, इसको ना दूसरे पेन से दिखते हैं ना, हाँ ये ग्रीन पेन है ना, तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, है ना। एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, देखो एग्जांपल से समझ में, ये तो क्या था हमारा टेबुलर एग्जांपल। अभी क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना के देखेंगे, क्योंकि ना उस पर भी बहुत एमसीक्यू आते हैं। देखो टेबल से समझ में आ गया ना, पहले प्राइस कितना था, 80 रुपीज पर केजी था, तो डिमांड कितना था, 2 केजी का था। अभी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब 80 रुपए से कितना हो गया प्राइस, 100 रुपीज पर केजी होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 केजी से कितना हो गया, 1 केजी हो गया। तो प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड कम हुआ है, इसको हमने क्या बोला, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हमने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोला, है ना। अभी क्या हो रहा है, प्राइस 80 रुपए पहले था, अभी कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब प्राइस कितना हो गया, डिक्रीज हो गया। प्राइस डिक्रीज हो गया तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो डिमांड कितना हो गया, 2 केजी से कितना हो गया, 3 केजी होगा। जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ गया, प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसका है ना एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ग्राफ में भी ना एक थोड़ा सा कैच है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये ना लाइन थोड़ा इतना अच्छा नहीं आ रहा, रुको ना, अभी कुछ इसमें होता है ना तो अच्छी लाइन बनाते हैं ना। हाँ भैया ना मस्त ग्राफ बनेगा ना, देखो तुम्हारे सर है ना आर्टिस्ट है बेटा। ये क्या हो गया, वापिस ड्रॉ करेंगे हम, शिप्स लाइन ड्रॉ करेंगे ना। अभी अच्छा बनेगा, देखो ये है ना हमारा y एक्सिस है, ये है हमारा x एक्सिस, ये क्या था, 0 था ना। हमेशा देखो ना y एक्सिस पे क्या लेंगे हम, प्राइस को लेंगे। कभी भी है ना डिमांड के चैप्टर में या सप्लाई के चैप्टर में ग्राफ बनाओगे ना, तो y एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस आएगा, और x एक्सिस पे क्या लोगे आप, क्वांटिटी डिमांडेड लोगे, है ना। डिमांड को कहाँ पे लोगे, x एक्सिस पे, है ना। अभी समझ लो ये प्राइस था ना, पहले क्या था, प्राइस 80 रुपीज़ था, फिर कितना हो गया, प्राइस कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद प्राइस कितना था, बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। क्वांटिटी डिमांड कितना लिखते थे यहाँ पे, 1 kg, यहाँ पे लिखते 2 kg, यहाँ पे क्या लिखते 3 kg, है ना। समझ लो सबसे पहला क्या, प्राइस 80 रुपये था तो डिमांड कितना था, 2 kg था। प्राइस 80 रुपये, डिमांड 2 kg, है ना। तो ये एक पॉइंट बन गया, है ना। फिर क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, मतलब प्राइस कितना हो गया, 80 से कितना हो गया, 60 हो गया। प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, 2 kg से कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया, है ना। तो देखो ये कर्व, ये ना पॉइंट ये पहले यहाँ पे था ना, फिर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। मतलब डिमांड कर्व कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, समझ रहे हो आप। फिर अभी देखो समझ लो प्राइस कितना हो गया, 80 से लेके बढ़ गया, मतलब प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। तो डिमांड कितना हो जाएगा, 2 kg से 1 kg, मतलब डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये था, कम हो गया ना। देखो तो आपका ऐसा ग्राफ बन जाता है। ये कैसा स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप, है ना। डाउनवर्ड स्लोप है ना, समझ में आ गया ना। देखो डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, क्योंकि प्राइस 100 था तो डिमांड कितना था, 1 kg था। अभी प्राइस क्या हो गया, 100 से 80 हो गया तो डिमांड 2 kg हो गया। प्राइस 80 से 60 और कम हो गया तो डिमांड क्या हो गया, 2 kg से 3 kg हो गया ना। मतलब कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, है ना। तो अगर प्राइस की वजह से डिमांड कम होता है तो कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। कैसे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब भी ऐसा होगा, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगा, तो कर्व हमारा होगा, जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, दिख रहा है ना, देखो ये कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना,
तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलेंगे। जहां जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, तो जहां जहां पे प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगा वहां पे कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। पर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कोई रीजन की वजह से होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या बोला कि जब भी प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगा तो कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये डिमांड में एक ये सिंगल कर्व है ना, ये सिंगल कर्व में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। अगर एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सेम कर्व है जो डिमांड कर्व, उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा ना। समझ लो प्राइस क्या हो गया, 80 से 60 हो गया, डिमांड 2 से 3 हो गया ना, तो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना। इसको ना अभी थोड़ा मिटा के वापस अच्छे से लिखते हैं ना, ये मिटा देते हैं, ये वाला लाइन भी मिटा देते हैं ना, अभी अलग लाइन दिखते हैं ना। देखो क्या हो रहा है, प्राइस 82 कितना हो गया, 60 हो गया, डिमांड कितना हो गया, 2 kg से 3 kg हो रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, ये जो आ रहा है क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड स्लोप इन, ये यार आपको लाइट दिख रहा है ना, अभी थोड़ा डार्क कर देते इसको, ऐसा हाँ अभी दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड करो। डाउनवर्ड स्लोप कैसा, प्राइस 80 था तो प्राइस 80 से कितना हो गया, 60 हो गया, तो डिमांड 2 से कितना हो गया, 3 kg हो गया, तो इसको क्या बोला, डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड करो। तो डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड करो मतलब क्या होता है, इक्वल टू एक्सपांशन ऑफ डिमांड, है ना। अभी क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे, प्राइस क्या था, 80 से कितना हो गया, 100 हो गया ना, तो डिमांड क्या था, 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया ना। तो पहले यहाँ पे थे हम, पर प्राइस बढ़ गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ हो गया, तो डिमांड यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला स्लोप हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू अपवर्ड स्लोप इन डिमांड करो। अपवर्ड स्लोप इन डिमांड करो को और क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये है ना बहुत ही टेक्निकल, आपको ऐसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसमें 3-4 एग्जांपल दे देंगे ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का दूसरा नाम क्या है, उसमें बोलेंगे कि अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, शिफ्ट अलोंग डिमांड करो, है ना। तो आप ऐसा सोचना ना कि प्राइस यहाँ पे था, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होगा तो स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा ना। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा ना अभी, तो आप क्या करना, ऐसे ही अपने आप से रफ कॉपी में वहां पे एग्जाम में ना पेंसिल से छोटा मोटा ऐसा कर्व बनाना ना, इसमें लिखना है कि क्या प्राइस ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था ना। अभी पहले क्या था, ये था, अभी प्राइस क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोप बोलते हैं ना। फिर अगर उसका बिल्कुल ऑपोजिट आ गया ना कि मतलब क्या, डाउनवर्ड स्लोप किसको बोलेंगे, तो क्या बोला, प्राइस ये था, फिर प्राइस क्या होगा, यहाँ से इतना कम हो गया, तो डिमांड क्या होगा, यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, तो बढ़ रहा है तो क्या वाला, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। तो डाउनवर्ड स्लोप मतलब क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड होता है। इसी के साथ हमारा ये एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड खत्म होता है। देखो नॉर्मली वापस एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीजें क्या रहनी चाहिए, सेम टू सेम रहनी चाहिए। और अगर बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहती है और आपका डिमांड बढ़ता है, किसकी वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे, है ना। देखो इसको हमने यहाँ पे देखा एग्जांपल में, है ना। प्राइस कितना था, 80 रुपए था एप्पल का, प्राइस 80 से कितना हो गया, 60 हो गया। प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, तो वही क्या हो गया, आपका एक्सपांशन ऑफ डिमांड हो गया है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का दूसरा नाम क्या है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का दूसरा नाम ये है कि डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड करो। हमने देखा ना, डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड करो, क्यों, प्राइस 80 था, डिमांड 2 kg का था, प्राइस 60 हो गया, डिमांड 3 kg का हो गया ना, तो स्लोप कैसा हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है ना। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस and other things remain constant, there is expansion of demand. Expansion of demand can also be said as downward slope in demand curve. अभी ऐसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड कर्व
किसको बोलेंगे या कैसे होता है ना, तो आपको बिल्कुल क्लिनिकल क्लियर होना चाहिए। प्राइस कम होना, जैसे आप है ना ऐसे रखना एग्जाम में ना, फिर कोई आपको पागल समझे, बोले क्या प्राइस कम होना चाहिए, डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। प्राइस सेम होने की वजह से डिमांड बढ़ घट रहा है तो क्या, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलेंगे। खाली प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और जब भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो क्या होगा, एक डिमांड कर्व है ये है ना, ये ना क्या, एक डिमांड कर्व, इसको क्या बोलेंगे, डीडी डिमांड कर्व है ना, एक डिमांड कर्व है, उसी में क्या होगा, मूवमेंट होगा। अगर एक्सपांशन हो रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा ना। एक्सपांशन है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन है तो अपवर्ड मूवमेंट है ना। ये तो कहता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहता है कि इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सारी की सारी चीजें क्या रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, और प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रहा है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सारी चीजें क्या रखनी है, सेम रखनी है, खाली क्या करना है, प्राइस को बढ़ाना है। प्राइस कितना हो गया, सेब का 80 रुपए से 100 रुपए हो गया है ना। प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, 2 kg से कितना हो गया, 1 kg हो गया है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस, it will be known as contraction of demand. Contraction of demand can also be called as upward movement along demand curve, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को और क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। ये तो आपका हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया है। अभी क्या पढ़ेंगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब बोलेंगे भैया एक्सपांशन मतलब बढ़ना होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना होता है, तो इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन में क्या फर्क है, डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन में क्या फर्क है ना। देखो मैंने बताया था एक्सपांशन कब होगा, अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। प्राइस की वजह से डिमांड घट रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए इंक्रीज इन डिमांड कब होगा। देखो इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा पता है, इंक्रीज इन डिमांड, इसमें क्या रखना है, प्राइस रिमेन सेम, प्राइस रिमेन सेम है ना, अदर फैक्टर चेंज एंड डिमांड इंक्रीज है ना। इसमें क्या देखा, इंक्रीज इन डिमांड किसको बोलेंगे, प्राइस क्या रहना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए। हमने एक्सपांशन में क्या पढ़ा था, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन बोलेंगे। पर इसमें क्या हो रहा है, प्राइस सेम का सेम है पर डिमांड फालतू में बढ़े जा रहा है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। तो प्राइस के अलावा अगर किसी भी रीजन की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अभी आपको एक्सपांशन और इंक्रीज इन डिमांड का मतलब समझ में आ गया ना, क्या होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, मतलब क्या होता है, एक्सपांशन में भी डिमांड बढ़ता है, इंक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड बढ़ता है। पर एक्सपांशन में डिमांड क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्राइस घट रहा है। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड क्यों बढ़ता है, अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है। क्लिनिकल क्लियर, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इंक्रीज इन डिमांड समझ में आ गया तो आपको डिक्रीज इन डिमांड भी समझ में आ जाना चाहिए। डिक्रीज इन डिमांड को हम किसके साथ पढ़ेंगे, कंपेयर करके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के साथ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड का कम होना। पर हमने कॉन्ट्रैक्शन में बोला था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होगा, जब डिमांड कम हो रहा है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। अगर प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से अगर डिमांड कम हो रहा है, देखो हमने ऐसे देखा था ना, प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रहा है तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे है ना। पर अगर प्राइस सेम का सेम रहा और डिमांड फालतू में घट रहा है कि कंज्यूमर का इनकम घट गया, ठंडी का मौसम चला गया तो स्वेटर का डिमांड घट गया ना, क्या प्राइस क्या है हमारा सेम टू सेम है और डिमांड घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड का भी ऐसे छोटा सा फॉर्मूला टाइप लिख देते हैं, क्या होता है, डिक्रीज इन, ये ना राइटिंग थोड़ा ना खराब है तो आप अपने आप से अपने बुक में अच्छे राइटिंग में लिखना। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, प्राइस रिमेन सेम है ना, प्राइस रिमेन सेम, और क्या होता है, अदर फैक्टर चेंजेस एंड डिमांड क्या होता है, डिक्रीजेस है ना। इसमें इंक्रीज इन डिमांड क्या था, प्राइस सेम रहेगा, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा। अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड होगा। अभी ना इसका भी हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं है ना। देखो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है ना। इसमें भी क्या लेते हैं, एप्पल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ लो पहले प्राइस कितना था एप्पल का, पहले एप्पल का प्राइस कितना था, 80 रुपीज़ था ना। 80 रुपीज़ पे समझ लो डिमांड कितना था,
2 kg का डिमांड था। अभी प्राइस क्या हो गया, 80 का 80 रहा, पर डिमांड क्यों हो गया 3 kg का हो गया। कोई भी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है। समझ लो सर का इनकम 100 रुपये था तो 2 kg एप्पल लेते थे, अभी क्या हो गया, सॉरी सर का इनकम समझ लो 160 रुपीज़ था तो सर कितना 2 kg एप्पल लेते थे, अभी सर का इनकम कितना हो गया 240 हो गया। इनकम बढ़ गया तो कितना एप्पल ले रहे हैं 3 kg ले रहा है ना। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम लिख देता हूँ ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहा ना। अब इनकम कितना था 160 था तो सर कितना खरीद पाते थे 2 kg खरीद पाते थे, 2 kg डिमांड करते थे। अभी सर का इनकम कितना हो गया, इनकम क्या हो गया बढ़ गया तो डिमांड कितना कर रहा है 3 kg डिमांड कर रहे हैं। अभी समझ लो इनकम क्या हो रहा है कम हो रहा है, सर का डिमांड 160 से कितना हो गया 80 रुपीज़ का डिमांड हो गया है ना। तो सर कितना एप्पल खरीद पा रहे खाली 1 kg, पर प्राइस तो क्या है सेम का सेम है। अगर प्राइस सेम का सेम रहा है ना और क्या हो गया डिमांड क्या हो गया बढ़ गया है ना, 1 kg से कितना हो गया, सॉरी 2 kg से 1 kg, एक मिनट, प्राइस क्या है 80 का 80 है ना, और डिमांड क्या हो गया मेरा 2 kg से कितना हो गया 1 kg हो गया, मतलब डिमांड क्या हो गया कम हो गया। प्राइस क्या है सेम है और डिमांड कम हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। अभी भी क्या है इसमें भी देखो क्या है प्राइस 80 का 80 है, पर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड समझ में आ गया ना क्या होता है। इसमें क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड क्या होता है बढ़ता है, क्यों अदर फैक्टर्स की वजह से। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है डिमांड कम होता है, क्यों अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो एक्सपांशन, अदर फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है तो इंक्रीज, प्राइस की वजह से डिमांड घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, अदर फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब जरूरी नहीं कि अदर फैक्टर इनकम ही हो, कोई भी हो सकता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ गया कुछ भी वगैरह वगैरह, तो इसका भी हम क्या बना लेते हैं एक ग्राफ टाइप का बना लेते हैं है ना। हमने क्या बोला था देखो ना अच्छे से बना देना, इसको थोड़ा ऐसा बड़ा कर देते। यहाँ पे हम क्या लेंगे प्राइस लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड है ना। इसमें तो क्या रखना है भैया प्राइस क्या रखना है हमारा सेम, मतलब प्राइस कितना रहेगा 80 का 80। पहले डिमांड कितना था 2 kg था ना, तो ये था तो डिमांड करो समझ लो ऐसा था तो हमने ऐसा डिमांड करो बना दिया है ना। फिर क्या है अभी प्राइस सेम का सेम है और डिमांड कितना हो गया अभी 1 kg हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो एक ये ऐसा नया डिमांड करो बनेगा ना। तो ये क्या हो गया पहले डिमांड करो राइट में था, अभी कितना कैसा हो गया ऐसा हो गया, मतलब इस तरफ से कहाँ चला गया इस तरफ चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। तो क्या हो गया प्राइस सेम का सेम है और डिमांड क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा यहाँ से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड है ना। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो इसको क्या बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड है ना। अभी है ना अभी बढ़ रहा है तो किस में दिखाएंगे ग्रीन कलर में दिखाते हैं ना। अभी क्या हो गया प्राइस 80 का 80 ही है, पर अभी डिमांड कितना हो गया 2 kg से बढ़ के 3 kg हो गया, तो एक नया डिमांड करो ऐसे बन गया ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, पहले डिमांड करो ऐसा था अभी कितना हो गया राइट की तरफ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे अभी यहाँ पे लिख देते क्या राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। इसको क्या बोलेंगे इक्वल टू इंक्रीज इन डिमांड है ना। समझ में आ गया ना। देखो इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है कि डिमांड बढ़ रहा है, क्यों अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है तो प्राइस क्या रखना है हमें सेम का सेम रखना है। एग्जांपल में देखा देखो प्राइस कितना है 80 का 80 है, डिमांड कितना हो गया 2 kg से कितना हो गया 3 kg हो गया, तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट हो रहा है राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो इंक्रीज इन डिमांड को और क्या बोल सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड भी बोल सकते
है। अभी क्या हो रहा है, प्राइस 80 का 80 है, डिमांड क्या हो गया 2 kg से कितना हो गया 1 kg हो गया। अगर प्राइस सेम है और डिमांड कम हो रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको तो क्या है, आपको ग्राफ बनाना आता है, तो आपको ऐसा कुछ रट्टा नहीं मारने कि भैया राइट वर्ड क्या होता है लेफ्ट वर्ड क्या होता है। वो बोलेगा प्राइस क्या रखना है, सेम रखना, तो आप क्या बोलोगे प्राइस इतना का इतना रहेगा। फिर क्या बोले, डिमांड को बढ़ाना है, तो डिमांड को क्या कर दोगे आप, प्लॉट करके बढ़ा दोगे, 2 से 3 कर दोगे, 3 से 4 कर दोगे, कुछ भी जैसा एग्जांपल में दिया वैसा। फिर आप अपने आप से दोनों कर्व बना के देख लोगे, फिर आप देख लोगे राइट वर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है ना। वो कितना भी घुमा के बुक के बाहर का एमसीक्यू पूछ ले, पर हमारे बच्चे को तो आना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, और ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर इस कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आना भैया, फिर आप कितना ही रट लोगे तो बिल्कुल बेकार है। देखो ये 11th 12th नहीं है, इसमें आप सब रट नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसमें टाइम आपके पास कम है, आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट करना है, खाली इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो अगर इकोनॉमिक्स में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में रटने की गिनती मत रखना, क्योंकि ये क्या है फाउंडेशन है अभी, तो फिर अभी आप आईपीसीसी जाएगा ना, उसमें तो 30 से 35 बुक होंगे, है ना। फिर तो कभी आप रटने जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें अभी फाउंडेशन से ये आदत पढ़ाना है कि आदत बनाना है। 12th में तो क्या आपने थोड़ा बहुत ओसी में इको में कुछ भी रटा है तो रटा है, चलो छोड़ो, उसको बाद छोड़ देना है। अभी क्या ये क्या है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, पूरा आपको दिमाग से लॉजिक से पेपर को सॉल्व करना है, इसीलिए रटने की गिनती तो बिल्कुल ही मत रखना, है ना। रटने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है बिल्कुल लॉजिकल काम है। आपको कंसेप्ट एक एक क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना भैया तो बिल्कुल पढ़ना नहीं है। हमें ना रेंचो बनना है, क्या बनना है, वो 3 इडियट्स में आता है ना रेंचो, वो हमें रेंचो बन के जाना है ना, ऐसे रटना बिल्कुल नहीं है। कम पढ़ना है, कंसेप्ट से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ताकि आगे जाके कुछ समझ में भी आए, है ना। और रियल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि भैया डिमांड बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, प्राइस के कम होने की वजह से बढ़ रहा है, अदर फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है ना। आप थोड़ा बहुत रियल लाइफ में भी एनालिसिस किया करो। ये खाली रट के अगर आप पास हो भी जाओगे, सीए भी बन जाओगे, तो भी कोई रट के मतलब नहीं है ना। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट समझ लिया आपने, क्लियर हुआ भी नहीं आपका सीए, फिर भी क्या कभी आपको फ्यूचर में काम आएगा कि भैया देखो ये ऐसा हो रहा है, हमें सर ने बताया था कि जब प्राइस डिक्रीज होता है अदर फैक्टर सेम रहता है तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तो आप अपना कुछ धंधा लेके बैठे हो, आपको डिमांड बढ़ाना है, तो आप क्या कर दोगे, सब फैक्टर सेम है तो आप क्या कर दोगे, प्राइस कम कर दोगे, है ना। तो आप थोड़ा कंसेप्ट से लॉजिकली बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि रटने से कुछ फायदा नहीं है। अगर पास हो भी गए रट के तो भी फायदा नहीं है, पर अगर ना रट के पास भी नहीं हुए तब भी आपको क्या कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, है ना। आज देखो, आज है ना, आज हमें थोड़ा छोटा रखते हैं, आज 2 ही टॉपिक रखते हैं, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कल है ना हम एक बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। देखो वापिस एक बार बता देता हूं आपको क्या एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हमने बिल्कुल आसानी से देखो अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एक्सपांशन मतलब डिमांड का बढ़ना। क्यों बढ़ना, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड का बढ़ना। आप यहाँ पे प्राइस ले लो, यहाँ पे डिमांड ले लो, प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। अगर प्राइस का सेम रहा और डिमांड फालतू में बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, एक्सपांशन नहीं बोलेंगे। एक्सपांशन कब होगा, अगर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा, है ना। फिर क्या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैसा है, प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। पर अगर प्राइस सेम का सेम रहा और डिमांड कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अभी एक्सपांशन का दूसरा नाम क्या है, देखो अभी ना एक्सपांशन का दूसरा नाम क्या है, एक्सपांशन को आप एक है ना कर्व पे देख लो, है ना, कर्व है, देखो ये कर्व है, 80 प्राइस था, सॉरी ये मिट गया, हाँ वापिस आ गया। देखो प्राइस कितना था हमारा, 80 रुपीज का प्राइस था, तो डिमांड कितना था, 2 kg का था ना। अभी प्राइस कितना हो गया, कम होकर 60 रुपीज हो गया, तो डिमांड 3 kg का हो गया ना। तो कर्व किसकी तरफ जा रहा है, देखो ऐसा डाउन जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को भी क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलेंगे, है ना। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहता है कि भैया प्राइस बढ़ जा रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्राइस यहाँ पे देखो बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड स्लोप इन डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। ये तो क्या था हमारा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। कभी भी अगर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक ही डिमांड कर्व होगा, उस पर मूवमेंट होगा। देखो ना हम यहाँ पे एक बना देते हैं, ऐसा थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऐसा, हाँ ये ना यहाँ पे समझ लेगा ना, डिमांड कर्व है ऐसा, डिमांड कर्व है ना। पहला ये प्राइस था, अभी क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो डिमांड यहाँ पे है ना, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ा, है ना, तो समझ लो प्राइस यहाँ पे आ गया तो डिमांड क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा हो गया ना,
तो देखो ये कर्व यहाँ से कैसे जा रहा है, डाउन में जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू एक्सपांशन हो गया ना। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, जब जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिमांड यहाँ पे आ जाएगा ना। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अपवर्ड स्लोपिंग है ना। अपवर्ड स्लोपिंग है तो क्या बोलेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, है ना। अभी आपको बिल्कुल क्लियर न हो जाए, कोई नींद में भी बोलता है ना कि अगर डिमांड कर अपवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे अपवर्ड जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, मतलब क्या होगा, सर ने बताया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है। अभी क्यों बोलेगा डिमांड कर्व डाउन साइड जा रहा है, तो आप क्या समझोगे, अगर डिमांड कर्व डाउन साइड जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, सर ने बताया था डाउनवर्ड कब जाएगा, जब डिमांड बढ़ेगा और प्राइस घटेगा। तो प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोप इन डिमांड कर्व बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, खाली प्राइस की वजह से होता है। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ या घट रहा है तो क्या होगा, वो इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड होगा, वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अभी क्या पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, है ना। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, देखो इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। क्या अदर फैक्टर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ गया, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, किसी भी वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, है ना। पर प्राइस की वजह से नहीं, क्या प्राइस को छोड़ के किसी भी चीज की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, है ना। और अगर प्राइस को छोड़ के किसी भी चीज की वजह से डिमांड घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, है ना। इसका देखो हमने एग्जांपल लिया था, प्राइस 80 का 80 है, पहले डिमांड क्या था, 2 kg से, देखो प्राइस क्या है 80 का 80 है, पहले डिमांड क्या था 2 kg था, फिर क्या प्राइस सेम रहा, अदर फैक्टर क्या, इनकम बढ़ गया, 160 से कितना हो गया इनकम, 240 हो गया, तो आपका डिमांड क्या हो गया, 2 kg से 3 kg हो गया, तो अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अभी क्या हो गया, इनकम था 160, अभी कितना हो गया इनकम सर का 80 रुपीज हो गया, इनकम क्या हो गया, कम हो गया, तो अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्राइस क्या है, सेम टू सेम है, प्राइस क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सेम, प्राइस क्या है सेम है, और डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। इसको हम करोड़ में रिप्रेजेंट करेंगे ना। प्राइस कितना रहा, देखो प्राइस आपका क्या है 80 का 80 है, डिमांड पहले कितना था 2 kg था, अभी प्राइस सेम है और डिमांड क्या हो गया, 2 kg से कितना हो गया आपका 1 kg हो गया, मतलब डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। डिमांड कम हो गया तो क्या होगा, कर्व पहले ऐसा था, अभी कर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पहले राइट में था, अब क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया, प्राइस सेम का सेम है, डिमांड कम हो गया, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड को और क्या बोल सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व को क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अभी क्या होता है, प्राइस 80 का 80 है, डिमांड क्या हो गया, 2 kg से बढ़ के कितना हो गया, 3 kg हो गया, तो डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, है ना। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन सेम, इट्स क्वांटिटी, इट्स डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। ये राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, एक बार एग्जाम्पल को एनालिसिस करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने वर्किंग किया हुआ पीडीएफ है ना, वो भी आप तक मैं पहुंचा देता हूँ सर को कह के, क्यों, ताकि आप एक बार मेरे लिखा हुआ एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्या था, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, और क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो आपने ना एक चीज नोटिस किया है ना, देखो अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है ना, तो डिमांड कर्व है ना वो खाली एक ही है ना, उसी में क्या हो रहा है, ऊपर मूवमेंट हो रहा है या नीचे मूवमेंट हो रहा है ना। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किसको बोलेंगे, अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, है ना। डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा ना। तो देखो क्या होता है, अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। पर अगर प्राइस की जगह पे कोई भी और फैक्टर में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, डिमांड कर्व में मूवमेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज ड्यू टू प्राइस एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, है ना। तो देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है क्या, कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, है ना। तो देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है, और शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से होता है ना। एक बार ना बिल्कुल है ना, यहाँ पे जो अब आज हमने पढ़ा ना उसको है ना, बिल्कुल सबसे छोटे में समराइज करना है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे पता है, देखो यहाँ पे ना ग्राफ बना देते हैं। देखो क्या लिखा हमने, एक्सपांशन, है ना। एक्सपांशन में क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्यों होता है, प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है,
इसीलिए, है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिमांड कम होता है। क्यों होता है, प्राइस बढ़ने की वजह से। इसमें हमने क्या एज्यूम किया था, दोनों में अदर फैक्टर सेम रहना चाहिए, ना। एक्सपांशन में क्या, डिमांड बढ़ रहा है, क्यों, प्राइस घट रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। अभी हमने दूसरा क्या पढ़ा, इंक्रीज इन डिमांड, है ना। इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहा है ना, कि इनकम फेवरेबल हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो गया, कुछ भी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर चेंज हो रहा है। इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे कि प्राइस क्या रहेगा, प्राइस इक्वल टू सेम, है ना। और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को मूवमेंट अलोंग डिमांड करवाना, क्योंकि इसमें डिमांड कर्व क्या होता है, चेंज नहीं होता है। मूवमेंट अलोंग डिमांड करो। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड करो। फिर क्या, इंक्रीज और डिक्रीज में क्या हो रहा है, डिमांड कर्व क्या होता है, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है या राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड करो, है ना। प्राइस के छोड़ के किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है, यहां से उठ के डिमांड कर्व यहाँ पे आ जाता है, यहां से उठ के यहाँ पे आ जाता है। पर अगर प्राइस की वजह से चेंज होता है तो क्या होता है, मूवमेंट होता है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा ना। तो देखो जो एक्सपांशन था ना, उसको ना हम और करते, उसमें क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, अपवर्ड मूवमेंट था, है ना। इंक्रीजिंग डिमांड में क्या था, राइटवर्ड शिफ्ट था। डिक्रीजिंग डिमांड में क्या था आपका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट था, है ना। देखो ये है ना, ये जो है ना इतना छोटा सा ना, ये देखो ये है ना, इसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट आ गया। आज हमने जो पढ़ा ना वो इतने से पेज में आ गया। क्या पढ़ा था हमने कि एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड बढ़ता है प्राइस के कम होने की वजह से, है ना। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कम होता है प्राइस के बढ़ने की वजह से। पर इसमें क्या होता है, अदर फैक्टर सेम रहेगा। तो अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आता है तो क्या होगा, डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा। अगर डिमांड बढ़ रहा है प्राइस के कम होने की वजह से तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अगर डिमांड कम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिमांड बढ़ रहा है, क्यों, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर की वजह से, है ना। तो उसमें क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व होता है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड कम हो रहा है, क्यों, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर की वजह से। तो उसमें क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व होता है। तो ये हमने आज 3 टॉपिक क्लियर हो गए। क्या होता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व अदर देन प्राइस की वजह से होता है। आपको एमसीक्यू में आ सकता है, देयर इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, व्हाट मे बी द रीजन ऑफ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, प्राइस, अदर फैक्टर, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। तो आप क्या करोगे, अगर मूवमेंट हो रहा है तो किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से होगा। दूसरा एमसीक्यू पूछ सकता है कि देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट या शिफ्ट अलोंग डिमांड करो, व्हाट मे बी द रीजन ऑफ द शिफ्ट अलोंग डिमांड करो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या बोलेंगे, अदर फैक्टर्स, है ना, क्योंकि शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको ना बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछते हैं ना बिल्कुल वैसा ही आप है ना छोटा सा क्या कर दो, ऐसा ग्राफ बना दो एग्जाम में, है ना। तो आप समझ में आ जाएगा कि भैया राइटवर्ड शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है ना, या राइटवर्ड मूवमेंट है या लेफ्टवर्ड मूवमेंट है। आप अगर छोटा सा ऐसे ग्राफ बना के देखोगे ना, ऐसा पेंसिल से छोटा सा बना लेना, फिर उसको इरेजर से रब करना है तो रब कर देना, तो आपको क्या है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पर मुझे मेरा मतलब गट फीलिंग कह रहा है कि कम से कम 2 मार्क का एमसीक्यू एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, मूवमेंट या शिफ्ट में से आना ही आना है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट होगा तो आप क्लियर कर देना, ठीक है। कमेंट में पूछ लो, व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, है ना। आप अभी कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज डाउट पूछना, वरना आप भी गलत फहमी में रहोगे, मैं भी गलत फहमी में रहूंगा, कुछ फायदा नहीं है ना। तो आज के क्लास को इसके साथ समाप्त करते हैं। चलो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।